अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारी कैफ 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की पहली क्लास। आज की क्लास का हमारा जो एजेंडा रहेगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ कैफ 6। कैफ 6 सब्जेक्ट है क्या और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या सीक्वेंस होगा, इसके डूज एंड डोंट्स, किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से हमने बचना है, किन चीज़ों पे अमल करना है, किन चीज़ों से बचना है। अच्छा, ये सब्जेक्ट अगर हम सबसे पहले चलें स्टार्टिंग विद में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझे फेमिलियर ही नज़र आ रहे हैं जो मुझसे कैफ में पढ़ के हैं, लेकिन क्विकली जिनसे मेरा तारुफ नहीं है, स्पेशली ऑनलाइन के भी कुछ बच्चे होंगे जिनसे मेरा तारुफ नहीं होगा। मैंने 1999 में अपनी KPMG से अपनी CA स्टडीज़ कंप्लीट की थी और उसके बाद तकरीबन 5 इयर्स मैंने इंडस्ट्री में सर्व किया एज हेड ऑफ़ फाइनेंस डिपार्टमेंट। और उसके बाद से मैं प्रोफेशन एंड एजुकेशन प्रैक्टिस में CA फर्म के साथ और एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है रहा है तब से अब तक। और मैं डिफरेंट कोर्सेज CA ACCA को पढ़ाता रहा हूँ। अलॉन्ग विद करंटली आई एम वर्किंग एज डायरेक्टर एट राइज एंड पार्टनर इन रहमान सरफराज रहीम इकबाल रफ़ीक कैटेगरी। ये फर्म है, टॉप 10 में आती है, उसमें एज ऑडिट पार्टनर काम करता हूँ। तो ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल था। और टीचिंग में करंटली मेरी जो एंगेजमेंट ज़्यादा होती है, PRC में भी मैंने QM के सब्जेक्ट को टेकअप करता हूँ ओकेजनली, लेकिन ज़्यादा रेगुलरली ये सब्जेक्ट हैं जो कैफ और CFAP लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ। कैफ 3 है, कैफ 6 है एंड CFAP है। अच्छा जी, कमिंग टू द कैफ 6, सबसे पहले तो ये बता दूँ, ये पास रेट्स ही आपको बता रहे हैं कि इसका इम्प्रेशन एक आसान सब्जेक्ट का है, क्योंकि हम प्रोफेशनल एजुकेशन में ना 30 से ऊपर पास रेट को एवरेज समझते हैं। 40 से ऊपर पास रेट अगर आ रहा है बच्चों को तो हम अबव एवरेज समझते हैं। तो हम तो यहाँ देखते हैं, हम तो अक्सर 50 भी टच कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक एक्सेलेंट पास रेट वाला पेपर है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है। अगर मैं इसको कैफ 3 जैसे मैं पढ़ाता हूँ उससे कंपेयर करूँ तो उसके मुकाबले में इसका सिलेबस काफ़ी रिड्यूस्ड है और पेपर पैटर्न टेस्टिंग भी इसके मुकाबले में काफ़ी आसान है। तो पास रेट्स इटसेल्फ खुद बता रहे हैं कि ये काफ़ी आसान पेपर है। अभी 54% था और कमिंग टाइम में देखें ऑटम 24 जो भी गुजरी है उसमें क्या आता है, बट आई एम होपिंग कि इंशाअल्लाह उसमें भी 40+ ही इंशाअल्लाह पास रेट मिलेगा। तो इट्स ईजी पेपर, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। लेकिन एक जो चीज़ डिफरेंट है, इसमें मैनेजरियल एनालिसिस भी है और इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस भी है। बजटिंग ऑल्दो तीसरे ग्रिड के तौर पर नज़र आ रहा है, बट नॉर्मली इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। सिंपल वर्ड्स अगर समझना चाहें तो मैनेजरियल एनालिसिस हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है और फाइनेंशियल एनालिसिस और बजटिंग हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। नंबर्स को देखें तो तकरीबन 30 से 40 नंबर हमें थ्योरी के एग्जामिनर कह रहे जी दिए जाएंगे और बाकी जो बचे 60 से 70 वो हमें न्यूमेरिकल से आएंगे। और पास ट्रेंड भी कुछ इसी किस्म का है कि हमें पास ट्रेंड में भी कुछ इसी तरह के मार्क्स नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल हमें MCQs भी आते हैं। ये पिक्चर में अगर आप देख लें आप तो हमें सेक्शन A में एक क्वेश्चन MCQ का आता है जो कि जिसमें 12 से 13 MCQs होते हैं। इस MCQs में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पार्ट्स कवर किए जाते हैं। सेक्शन A में फिर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 को फिक्स पैटर्न, एग्जामिनर कभी 4 दे देता है कभी 5 देता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये सारे मैनेजरियल पोर्शन के होते हैं, 6 से 15 मार्क्स पे वेरी करते हैं पर क्वेश्चन। सेक्शन B लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है जिसमें एग्जामिनर 4 क्वेश्चन में देता है, 6 से 17 मार्क्स। हिस्ट्री अगर देखें तो इतने मार्क्स में इसकी वेरिएशन नज़र आती है। ये सारे फाइनेंशियल एरिया के क्वेश्चन हैं। सो MCQ सेक्शन A में है जिसमें टोटल 12 से 13 MCQ। इसमें फाइनेंशियल न्यूमेरिकल, फाइनेंशियल और मैनेजरियल दोनों के MCQ हैं। आल्दो यहाँ पे तकरीबन 2/3 रेशो वही रहती है, 2/3 MCQs न्यूमेरिकल पोर्शन फाइनेंशियल के हैं, 1/3 हमारे MCQs यहाँ पे आ रहे होते हैं मैनेजरियल के। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैनेजरियल के सेक्शन A में, सेक्शन B में सारे लॉन्ग क्वेश्चन फाइनेंशियल के। ये हमारा पेपर पैटर्न है और पेपर ग्रिड को अगर हम देख सकें डिवीजन फाइनेंशियल मैनेजरियल में लगभग सेम है, 36, 64 मैनेजरियल फाइनेंशियल, मैनेजरियल फाइनेंशियल, मैनेजरियल फाइनेंशियल। यहाँ पे फाइनेंशियल कब से सबसे कम गया, मैनेजरियल फाइनेंशियल, मैनेजरियल फाइनेंशियल, मैनेजरियल फाइनेंशियल एंड देन मैनेजरियल फाइनेंशियल।
ऑन एवरेज अगर हम देखें तो कुछ 37-38 मार्क्स मैनेजरियल से आते रहे हैं और अराउंड 60 प्लस 62-63 मार्क्स हमें फाइनेंशियल से आते रहे हैं। तो ये हमारा पास ट्रेंड है। और एमसीक्यू में भी देख सकते हैं आप 15 मार्क के एमसीक्यू हैं, 6-9, 5-9, 5-10, 8-15। यहाँ पे मैनेजरियल सबसे ज़्यादा टेस्ट हो गया, लेकिन 5-15, 5-10, 5-10, 4-11। तो लगभग वही जो मैंने 1/3 2/3 कहा कि एमसीक्यू 15 नंबर का होगा तो 10 और 5 एवरेज यहाँ से निकलेगी, इसकी देखेंगे आप। और न्यूमेरिकल में भी तकरीबन वही रेशो यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, न्यूमेरिकल और थ्योरी को लेके ये पेपर एग्जामिनर ने सेट किया। इसकी वजह आईकैप में हिस्टोरिकली या न्यूमेरिकल पेपर होते थे या थ्योरेटिकल पेपर होते थे। हालांकि बाकी बॉडीज़ में ऐसा नहीं होता। आई रिकॉल जब मैं एसीसीए को पढ़ाता था, उनका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर होता था, समझो हमारे बीएफडी के बराबर। उस पेपर में तकरीबन कहने को हमारा बीएफडी 90% न्यूमेरिकल होता है। कभी कभार अब पिछले 4-5 सालों में उसमें 10-15% के न्यूमेरिकल आने थ्योरी आनी शुरू हो गई है। बट जब मैं आज से 10 साल पहले 15 साल पहले की बात करूं, जब मैं बीएफडी भी पढ़ा रहा था, जब मैं एसीसीए को भी पढ़ा रहा था एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो एसीसीए में जो सेम पेपर था उसमें तकरीबन 50% न्यूमेरिकल होता था, 50% थ्योरी होती थी। लेकिन पाकिस्तान में सेम सब्जेक्ट का पेपर जो आता था उसमें तकरीबन 100% न्यूमेरिकल होता था। सो ये ट्रेंड जो है न्यूमेरिकल थ्योरी को मिक्स करने का इंटरनेशनल बॉडीज़ में बड़ा पुराना है। पाकिस्तान में इसको रिसेंटली समझो यहीं से अडॉप्ट किया गया था एमएफए से, इसके बाद फिर एमएफए से इसके बाद एमएसए 1 और 2 में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो समझो आप बेसिकली आपको एमएसए 1-2 की तैयारी के लिए एक फ्लेवर दिया जा रहा है कि एक ही सब्जेक्ट जिसमें न्यूमेरिकल भी है और जिसमें थ्योरी भी है, वेरी बेसिक लेवल सब्जेक्ट, लेकिन ग्रेजुअली बिल्ड किया जाता है आपको एक फ्लेवर दे के एडवांस लेवल के लिए। जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि एमएसए में वहाँ पे तकरीबन 30-40% थ्योरी होती है और तकरीबन न्यूमेरिकल का पोर्शन इसी तरह एमएफ यही वाला हमारा रहता है जो यहाँ पे चल रहा है। और सब्जेक्ट्स भी सेम है। जो सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पढ़ने हैं थ्योरी में, वही सब्जेक्ट आगे चल के एमएसए 2 में चले जाएंगे। जो सब्जेक्ट आपने यहाँ पे पढ़ने हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में, वही सब्जेक्ट आगे चल के एमएसए 2 में चले जाते हैं। आल्दो बीच में फ़िलहाल पुरानी स्कीम में एक स्टॉप ओवर भी है, नई स्कीम अभी आएगी तो पता लगेगा। जैसे इनका स्टॉप ओवर कैसे बनता है, आपको एमएफए पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे या कैफ 6 कह लो, जिसमें 2 पोर्शन है, मैनेजेरियल और फाइनेंशियल। इन दोनों की इंट्रोडक्टरी लेवल नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है। फिर इसको आगे आपको सीफैप 4 में बीएफडी में आपको इसका नॉलेज बेस बढ़ाया जाता है आपका। और इसको फ़िलहाल आपका सब्जेक्ट है सीफैप 3 स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एसपीएम। सीफैप 3 है आई बिलीव, अगर मुझे कोड्स का सही याद है। यहाँ पे इसका नॉलेज बेस बढ़ाया जाता है और फिर दोबारा आगे आपको एमएसए 2 में कंबाइन कर दिया जाता है एडवांस लेवल पे। ठीक है जी, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट है, यहाँ पे इन दोनों को दोबारा कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ पे इकट्ठा पढ़ाया जा रहा है इंट्रोडक्टरी लेवल, फिर इसको एनहेंस यहाँ पे किया जाता है, इसका नॉलेज एनहेंस यहाँ पे किया जाता है और फिर एडवांस पे जाके फिर यहाँ पे कंबाइन करके पढ़ाया जाता है एमएसए 2 में। तो ये हमारे ओवरऑल सब्जेक्ट की स्कीम है, स्टडी ऑफ स्कीम है। तो इसमें जैसे मैंने कहा न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों पोर्शन आने वाले हैं और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि मैंने आपसे जिक्र किया था एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसी को जो पढ़ाता था, उसमें जो थ्योरी का पोर्शन होता था वो भी फाइनेंशियल थ्योरीज होती थी। फाइनेंशियल थ्योरीज ही पे आपसे क्वेश्चन किए जाते थे लिखने के बारे में। यहाँ पे फाइनेंशियल थ्योरीज नहीं, यहाँ पे मैनेजेरियल थ्योरीज के ऊपर बात की जाती है। फाइनेंशियल मैनेजेरियल का फ़र्क है, इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे तो इस पर बात करेंगे। हिस्टोरिकली मैं यहाँ पे एमएफए में सिर्फ फाइनेंशियल पोर्शन को पढ़ाता था, मैनेजरियल पोर्शन मेरे कुलीग टेकअप करते थे। लेकिन इस दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स और कुछ साथियों की एडवाइस पे आई विल बी टेकिंग अप होल सेक्शन, दोनों सेक्शन मैं टेकअप कर रहा हूँगा। और हमारे पढ़ने का अंदाज़, पेपर अटेम्प्ट करने का अंदाज़, चूँकि दोनों सब्जेक्ट्स बाय नेचर डिफरेंट है, फ़र्क रहेगा। आज के दिन में हम दोनों के कुछ डूज एंड डोंट्स पे बात करेंगे और हमने इन दोनों एरियाज़ को कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या प्रॉब्लम आती हैं बच्चों को पढ़ने में, उसको डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद फिर हम स्टार्ट लेंगे फाइनेंशियल एरिया से, फाइनेंशियल का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम साथ साथ मैनेजरियल के पोर्शन को भी साथ लेके चल पड़ेंगे। सो पहला एजेंडा दोनों सब्जेक्ट्स के दोनों एरियाज को पढ़ने का अंदाज डिस्कस करना, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना, एग्जाम की टेक्निक्स पे बात करना, दोनों एरियाज की फ़र्क होने वाली हैं क्योंकि एक थ्योरी है मैनेजरियल की, एक न्यूमेरिकल है फाइनेंस के। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि हम फिर फाइनेंस के एरिया से अपनी स्टडी शुरू कर रहे होंगे गालबन कल से। अच्छा जी, पहले हम थोड़ा तारुफ ले लेते हैं मैनेजरियल एनालिसिस के सब्जेक्ट के साथ। मैनेजरियल एनालिसिस में बेसिकली हमारे पास ये 9 चैप्टर्स हैं। 12वां चैप्टर एक स्टैंड अलोन एक छोटा सा टॉपिक है जो कि ऐसा कुछ जुड़ता नहीं है, इसको फिलहाल अलहदा ही रखें हम, क्योंकि इस पर सिर्फ एक आध एमसीक्यू आता है, इसमें बाद में बात करेंगे। मेन अगर हम एरिया देखें तो हमारे ये चैप्टर हैं 1 से लेके 9 तक। इसमें भी अगर हम कहें तो इसके 2 हिस्से हुए हुए हैं। चैप्टर 1 से 5 तक एक कंपोनेंट है और चैप्टर 6 में इसी कंपोनेंट के कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आ रहे हैं, और 7, 8, 9 दूसरा कंपोनेंट है। मैनेजरियल एनालिसिस में हमारे पास 9 चैप्टर टोटल, एक कंपोनेंट 5 चैप्टर का, और एक कंपोनेंट आप कह सकते हैं कि चलें हम छठे चैप्टर को भी कर आगे जोड़ लें तो हम कह सकते हैं ये 4 चैप्टर का दूसरा कंपोनेंट है, ऑल्दो ये छठा चैप्टर इन्हीं 5 चैप्टर से ही रिलेटेड है। हमें जैसे मैंने कहा 4 से 5 नंबर के तो एमसीक्यू आने हैं, तो एमसीक्यू तो कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी चैप्टर से भी आ सकते हैं। एक आध चैप्टर एमसीक्यू जैसे मैंने कभी आता है यहाँ से आता है, बाकी कहीं से भी आ सकते हैं, तो उसको तो डिस्कस करने का फायदा कोई नहीं, वो तो हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो एमसीक्यू तो इंशाअल्लाह हमारे तैयार हो जाएंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जो मैंने कहा था 4 से 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं, वो किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं और कुछ अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एग्जामिनर का हम स्टडी करते हैं तो स्टडी में हमें बड़ी आसानी से हम एक चीज़ नोट कर पाते हैं कि नॉर्मली, एक्सेप्शंस और विल ऑलवेज बी देयर, नॉर्मली जो जनरल क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से 5 के एरिया से आते हैं। ये मेमोराइजेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपने चैप्टर पढ़ा, उसको याद किया और आपसे सवाल पूछा जाते हैं। इस तरह के सवालों की रिक्वायरमेंट कैसे होती है? डिफाइन, एक्सप्लेन, लिस्ट, डिस्क्राइब, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे चल के, लेकिन इनको हम कहते हैं सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपने चीज़ें किताब से पढ़ी थी, डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, आपने चीज़ों को याद किया हुआ है, जो याद किया हुआ है एज इट इज़ आपको लिखने को कहा जाता है, उसी में से किसी पोर्शन को। ये सिंपल क्वेश्चन होता है। अप्लाइड क्वेश्चन में आपको नॉलेज अप्लाई करने को कहा जाता है कि भाई आपने जो थ्योरी पढ़ी थी ना, उस थ्योरी को ना लिखो, ये एक बिजनेस है, इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है, उस थ्योरी की मदद से इस प्रॉब्लम को डिस्कस करो, इस प्रॉब्लम का हल बताओ। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए जा सकते हैं। इनको हम अप्लाइड क्वेश्चन कहते हैं कि जो नॉलेज आपने पढ़ा किताब में, उसको प्रैक्टिकल केस दिया जाएगा, बिजनेस की प्रॉब्लम बताई जाएगी, उस पर अप्लाई करने को कहा जाएगा। जैसे मैं इसको मजीद हाईलाइट करने के लिए ये आपके सामने है। मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ एमबीओ प्रोसेस। एमबीओ एक हमारी मॉडल हम पढ़ेंगे चल के आगे इंशाअल्लाह, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ दो। तो एक ये प्रोसेस है, उसने कहा जी इसके स्टेप्स एक्सप्लेन कीजिए। तो भैया तो किताब पढ़ते हैं, किताब में लिखे होते हैं, तो हमसे कहा जी इसको री-राइट कर दीजिए, ये वो बात है। लेकिन इसी एरिया पे अप्लाइड क्वेश्चन आएगा तो कैसे होगा? अब जरा ये पढ़ेंगे कहानी। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जावेद डोगर, हेड ऑफ सेल्स, डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट दिस एमबीओ प्रोसेस। यहां पे था एक्सप्लेन करो उसका प्रोसेस है क्या। यहां पे कह रहे उस बंदे ने इंप्लीमेंट किया एमबीओ प्रोसेस टू इंप्रूव कंपनीज सेल्स। ही मेड श्योर ऑल द टीम मेंबर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस thoroughly understood the well-crafted organization mission, vision, and objective statement. He sent each team member an email giving them the goal to increase the sales as much as possible. MBO से सेल्स बढ़ानी है, टीम की ट्रेनिंग कर दी गई है, टीम को बता दिया गया क्या करना है। सेल्स पर्सन who achieved the highest sales figure was to get a hefty cash prize at the end of the year. However,
To his surprise, when he conducted the performance appraisal at the end of the year, the sales figure did not show any improvement. उसने MBO के लिए स्टाफ की ट्रेनिंग की, स्टाफ सेल्स बढ़ाने की उनको तरीके बताए, साल के एंड पे देखा जी काम सही नहीं हुआ. Relate the steps of MBO process from the scenario above. यहां से also suggest improvement to the process before Javed runs it again. अब ये एप्लीकेशन आ गई है कि आपने एक थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी को जावेद ने अप्लाई किया है, लेकिन जावेद को उसके रिजल्ट ठीक नहीं मिले. तो हमसे पूछा बताओ क्या गड़बड़ क्या की उसने और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है. अब जो हमने पढ़ा था वो लिखने को नहीं कह रहा, जो पढ़ा था वो एक कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है, उस कंपनी की एप्लीकेशन में हमसे कह रहा खराबियां बताओ उसने क्या गड़बड़ कर दी. हो सकता है उसने स्टेप्स कंप्लीटली अप्लाई नहीं किए, हो सकता है जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं उनमें उसने सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया है, कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट मिस कर दिए हैं. रिक्वायरमेंट क्या है, वी रिलेट द स्टेप्स ऑफ एमबीओ प्रोसेस फ्रॉम द सिनेरियो अबव. यहां पे जो स्टेप्स हैं इनको एमबीओ से प्रोसेस स्टेप से रिलेट करो और बताओ कैसे बेहतर किया जा सकता है कि अगले साल परफॉर्मेंस में बेहतरी आ जाए, क्योंकि हमने एक स्ट्रेटजी अप्लाई की थी ताकि हमारी सेल्स बढ़े नहीं बढ़ी. यह है क्लियर डिफरेंस. आपको पता लग गया कि भाई इस तरह के सवाल भी आएंगे जिसमें सिर्फ जो पढ़ा है वो लिख के दिखा दो, और इस तरह के सवाल भी आएंगे जो पढ़ा है उसको अप्लाई करके बताओ, उसकी एप्लीकेशन पे बात करो कि इससे जो फायदा उठाया जाता है वो कैसे उठाया जा सकता है. अगर कंपनी नहीं उठा पाई फायदा तो क्या मसला है. तो ये जनाब हम बात कर रहे थे कि हमें एमसीक्यूज लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं. लॉन्ग क्वेश्चन में सिंपल भी होंगे, अप्लाइड क्वेश्चन भी होंगे, और सिंपल अप्लाइड का मैंने फर्क भी आपको बताया. अच्छा, इन चैप्टर की हम दोबारा बात करें अब सिंपल और अप्लाइड क्वेश्चन के रेफरेंस से. तो नॉर्मली जो सिंपल क्वेश्चन है ना वो हमारे इस एरिया से आ रहे होते हैं. ये जो एरिया, अगेन मैं वर्ड नॉर्मली अक्सर यूज करता रहूंगा, नॉर्मली जो हमारे सिंपल क्वेश्चन है वो इस एरिया से आते हैं और अप्लाइड क्वेश्चन इस एरिया से आते हैं. बेसिकली ये जो 1 2 3 4 5 चैप्टर है ना, ये 5 चैप्टर मिला के एक ही मॉडल है, एक हमारा बिजनेस मॉडल है जिसको हम यहाँ पे 5 चैप्टर में पढ़ते हैं. तो इन्हीं 5 चैप्टर को मिला के कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है. हमें इंडिविजुअल जब सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो इस चैप्टर के किसी कंपोनेंट पे सवाल आ गया, इसके कंपोनेंट पे सवाल आ गया एंड सो ऑन. लेकिन जब कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आते हैं तो पूरे मॉडल की एप्लीकेशन की बात की जाती है. ये पूरा मॉडल है चैप्टर 1 to 5 में जो कवर हुआ, और यहाँ पे आगे मजीद 3 चैप्टर्स हैं जिसमें इन टोटल हमने 10 मॉडल्स पढ़ने हैं. हमारे सिलेबस में मैनेजरियल एनालिसिस में जो चैप्टर है, चैप्टर 1 to 5 में एक मॉडल है और अगले चैप्टर्स को मिला लें तो बाकी 9 मॉडल आगे डिस्कस हो रहे हैं. इन टोटल देयर आर 10 मॉडल्स हमने जो पढ़ने हैं. तो इसका मतलब हमारा सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है मैनेजरियल का, हमारा सिलेबस बस यही है, हमने इन्हीं मॉडल्स को पढ़ना है, इन्हीं मॉडल्स की एप्लीकेशन के क्वेश्चन करने हैं. कोशिश करेंगे पास पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर जाएं ताकि क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सिंपल और अप्लाइड कैसे करना है वो आपकी नज़र से अच्छी तरह गुजर जाए. अच्छा, इसमें मॉडल्स के 10 मॉडल को 3 हिस्सों में बांटा गया है. ये है एक्सटर्नल एनालिसिस. बिजनेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लें, है क्या मैनेजरियल एनालिसिस का. आप जब भी कोई कारोबार चला रहे हो, कारोबार चलाते हुए आपको सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने होते, नॉन फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने होते हैं. जैसे सेल्स स्ट्रेटजी बनाना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना, HR स्ट्रेटजी बनाना, HR टीम कैसे हायर की जानी चाहिए, हमें अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी किस प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना चाहिए वो फैसले कैसे करने चाहिए, कब हमें नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की तरफ चले जाना चाहिए, हाउ टू टेक दैट डिसीजन. ये फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये बिजनेस के मैनेजरियल डिसीजन है. तो यहाँ पे हमने मैनेजरियल डिसीजन को साथ लेकर चलना है, उन पे हमने बात करनी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस पे फाइनेंशियल और मैनेजरियल पार्ट को अलग-अलग रियलिटी में किया जा नहीं सकता. मतलब आपने बिजनेस डिसीजंस लेने हैं किस लिए, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हासिल करने के लिए. आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है किस लिए, कि फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सको. आपने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करनी है किस लिए, ताकि बेहतर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हासिल कर सकें हम. सो मैनेजरियल और फाइनेंशियल साइड बाय साइड चलते हैं. मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए, ठीक है जी, और फाइनेंशियल डिसीजन भी लिए जाते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट के लिए. तो दोनों डिसीजन को हम इस एरिया में कवर कर रहे, इस सब्जेक्ट में कवर कर रहे होंगे. तो मैनेजरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस से मुराद होता है बिजनेस से बाहर की दुनिया का एनालिसिस करना.
क्योंकि बिजनेस एक स्टैंड अलोन चीज नहीं होती, इट ऑपरेट्स इन एन एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट में ऑपरेट करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जैसे आप बिजनेस पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम क्या है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर डिसीजन। पाकिस्तान में आपके बिजनेस के कंपेटिटर किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस। एक्सटर्नल एनालिसिस में आप यही पढ़ते हैं कि हमारे बिजनेस से बाहर जो चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को असरअंदाज होती हैं, उनको हम कैसे समझें, कैसे पढ़ें और उनको कैसे रिलेट करें अपने बिजनेस से, और उनको कंसिडर करके अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करें। एक्सटर्नल एनालिसिस, एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करके बिजनेस डिसीजन लेना। इंटरनल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करके बिजनेस डिसीजन लेना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना। जैसे मैं भी बात करता प्रोडक्ट कब नहीं लॉन्च करने चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यहां पे हम बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च की उसकी लाइफ कितनी है और उसकी जगह नई प्रोडक्ट हमें कब लॉन्च करने की तैयारी करनी चाहिए, वो हम यहां पढ़ने जाएंगे। इसी तरह स्वॉट एनालिसिस, इसमें हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस क्या हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल है फ्यूचर ग्रोथ की, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रेट्स क्या हैं इंटरनली, जिसकी वजह से हम आगे चलने से हमारे कारोबार हम ऑब्जेक्टिव हासिल ना कर पाएँ। इंटरनल एनालिसिस है। ये इंटरनल एनालिसिस के कुछ मॉडल हैं 6, ये एक्सटर्नल एनालिसिस के मॉडल हैं 2, और ये एथिकल डिसीजन मेकिंग पे 2 मॉडल हमारे पास हैं। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जो भी बिजनेस डिसीजन लें, मैनेजरियल डिसीजन है या फाइनेंशियल डिसीजन है, हमें एथिकल डिसीजंस लेने हैं। तो हम अपने एथिकल वैल्यूज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उनको डिसीजन मेकिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये उसके 2 मॉडल हमारे पास हैं। तो ओवरऑल हमारा सिलेबस बस समझिए ये 10 मॉडल हैं। चैप्टर तो दिखा दिए थे आपको मैंने, लेकिन वो चैप्टर में पढ़ना हमने ये टोटल 10 मॉडल है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इनकी एप्लीकेशन है, और ये कोई बहुत लंबे चौड़े मॉडल नहीं हैं, बड़े सिंपल रिलेटिवली चीज़ें हैं, और इट विल नॉट कंज्यूम मच ऑफ आवर टाइम। जैसे हमने सिलेबस में भी देखा, ग्रिड में आई कैप ने दिया था, तकरीबन मार्क्स भी 30 to 40 हैं, ऑन एवरेज आप 35 सेफली समझ लें, और टाइम भी तकरीबन इतने परसेंट ही हमारा मैनेजरियल में जाना है। तो हमारा तकरीबन 65% to 70% टाइम हमारा जाना है फाइनेंशियल में। से अगर हमने 100 घंटे पढ़ना है सिलेबस, तो 100 घंटे में से 65 to 70 आवर्स हमारे मैनेजरियल के हैं, 30 to 35 आवर्स हमारे फाइनेंशियल के हैं। तो जैसे मैंने कहा शुरू में, हम बात शुरू करेंगे फाइनेंशियल से। पहला चैप्टर जब फाइनेंशियल का कर लेंगे, उसके बाद हम फिर मैनेजरियल के चैप्टर को साथ ब्लेंड करना शुरू कर देंगे, साथ साथ इनको भी लेके चलना शुरू कर लेंगे। अच्छा जी, मैं वेरी ब्रीफली फाइनेंशियल के एरिया के चैलेंजेस की बात कर लूँ कि क्या मैनेजरियल के एरिया के चैलेंजेस की बात कर लूँ, इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चों को नॉर्मली, और क्यों अगर स्टूडेंट इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता उसकी वजह क्या है। अच्छा, ये वजह सिर्फ इस मैनेजरियल पार्ट की नहीं है, कोई भी थ्योरी का पेपर आप पढ़ रहे हो उस पर ये वजह एप्लीकेबल है। सबसे अहम बात होती है, हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाता, उसको क्वेश्चन पढ़ने में जो की वर्ड है वो स्किप कर जाता है। ये हमारा कहलाता है जनाब एक्शन वर्ब। हमारे थ्योरी के किसी भी सब्जेक्ट में आप बैठे हो, क्वेश्चन नॉर्मली इनमें से किसी एक वर्ड से शुरू हो रहे होते हैं। लिस्ट, डिफाइन, एक्सप्लेन, एनालाइज, एडवाइज, मे बी अनदर 1 or 2 वर्ड और भी हो जो मैंने मिस किए हों, बट नॉर्मली हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक वर्ड से। हमारा स्टूडेंट मोस्टली इन वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ पाता। मीनिंग ना समझने की वजह से आप जवाब ही सही नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपको लिखा गया डिफाइन ABC या एक्सप्लेन ABC या डिस्कस ABC। हमारा स्टूडेंट इसको क्या पढ़ता है? ABC। थ्योरी में एक जनरल प्रॉब्लम हमारे बच्चे का, हमारा बच्चा इसको पढ़ता है जी ABC के बारे में लिखना है। क्या लिखना है इसके बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि ABC के बारे में लिखना है तो जो आता है लिख दो ABC के बारे में।
जितना आता लिख दो एबीसी के बारे में, विदाउट रियलाइजिंग कि भाई डिफाइन एबीसी था तो 3 नंबर का सवाल था, एक्सप्लेन एबीसी था 5 नंबर का सवाल था, डिस्कस एबीसी तो 10 नंबर का सवाल था। उसने हमसे डिफाइन करने को कहा, हम इसके जवाब में भी 10 नंबर का कंटेंट लिख के आ जाते हैं। उसने हमें एक्सप्लेन करने को कहा 5 नंबर का, हम इसके जवाब में भी 10 नंबर का कंटेंट लिख रहे होते हैं और इसके जवाब में भी 10 नंबर का कंटेंट लिख रहे होते हैं। हमें फर्क ही नहीं पता इन तीनों में फर्क क्या है। और बाज़ कात उसने हमें डिफाइन करने को कहा था, हम डिस्कशन वाला कंटेंट लिख के आगे या उससे भी ज़्यादा लिख के आगे, और बाहर आके रोला डालते थे, पेपर बड़ा लेंथी था, पेपर ही नहीं पूरा हुआ हमसे, इतना लेंथी था लिख ताकि फिर भी 10 नंबर छूट गए। तो भाई पेपर लेंथी नहीं होता, आपको समझ नहीं आई रिक्वायरमेंट की, आपने उस हिसाब से चीज़ों को एड्रेस नहीं किया। बात का उल्टा हो जाता है, मांगा कम था ज़्यादा लिख दिया, फिर बचा था नंबर तो ठीक मिल जाएंगे ना, वो मांगता ज़्यादा कम आ जाते हो। मतलब डिस्कस और एक्सप्लेन का फर्क ही नहीं पता। उसने कहा डिस्कस करो, आप एक्सप्लेन करके आगे। तो उसने 10 नंबर के लिए डिस्कशन मांगी थी, आपने जो एक्सप्लेनेशन के जवाब लिखा वो सिर्फ 5 नंबर का जवाब है। आपको 5 में से 2 या 3 या 4 मिल जाएंगे, 10 में से 7-8 नहीं मिलेंगे, 5 में से 3-4 मिलेंगे, क्योंकि आपने जवाब जो लिखा है वो 5 नंबर का लिखा है। तो आपको 5 में से मार्किंग होनी है, डिस्कशन का एस्पेक्ट आप मिस ही कर गए। तो सबसे अहम चीज़ ये जो एक्शन वर्ब होता है थ्योरी के क्वेश्चन में, ये हर पेपर में आपको ख्याल रखना है। आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए और उस वर्ड के मुताबिक आपका आंसर कैसे स्ट्रक्चर होना है ये पता होना चाहिए। दिस इज वन इशू। अनदर इशू जो कि मैंने शायद यहां पे लिखा नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग यूज्ड टू रहे हैं अभी तक, शायद आपको लॉ में थोड़ी आदत आपकी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे नहीं पता किस हद तक टीचर्स कामयाब हुए और किस हद तक आप कामयाब हो सके। हम आदी होते हैं याद करके रोट लर्निंग के बाद लिखने के। तो भाई यहां पे थ्योरी में, सीए में जो फेलियर की बड़ी वजह होती है कि हमारी रोट लर्निंग पे मार्क्स बड़े कम होते हैं। हमारी ज़्यादातर मार्क्स अप्लाइड के अंदाज में लिखने के होते हैं। जैसे पिछला सवाल आपको मैंने भी दिखाया था, अप्लाइड में सवाल है तो कैसे लिखना, बना के लिखना है आपने। रोट लर्निंग तो जो याद किया वो लिख दिया, सिंपल क्वेश्चन। हमारे सीए के जो थ्योरी के पेपर आते हैं उनमें मे बी 10, 15, 20% रोट लर्निंग भी सपोर्ट करती है हमें, लेकिन अराउंड 80% हमें अप्लाइड लर्निंग की बेसिस पे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो हम बच्चों की हैबिट नहीं होती। ये सबसे, मुझे लगता है इससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि हमें लिखना नहीं आता। आई रिकॉल जब मैं एसीसी में सब्जेक्ट पढ़ाता था, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें 50 नंबर की थ्योरी होती थी, उसमें बच्चों को, अब बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पेपर है, न्यूमेरिकल तैयार करते हैं, थ्योरी है ये तो हो जाएगी, इसका तो मसला ही कोई नहीं। तो मैं एहसास दिलाने के लिए बच्चों को कि भाई ये कितना क्रिटिकल है थ्योरी को तैयार करना, क्योंकि 50 नंबर के न्यूमेरिकल है, 50 में से कितने ले लोगे भाई, 30 ले लोगे, 35 ले लोगे, 50 प्लस जाना है तो थ्योरी में कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ करोगे तो थ्योरी में फिर आगे 50 प्लस होगा। तो मेरी प्रैक्टिस होती थी, मैं एक टॉपिक बच्चों को पहले एक्सप्लेन किया कि भाई ये थ्योरी का ये टॉपिक है, ये थ्योरीज हैं, डिस्कशन होगी। फिर उस टॉपिक का एक क्वेश्चन खोला, उस क्वेश्चन को डिस्कस किया, उसका आंसर बच्चों को बताया, इसमें ये पॉइंट लिखना था, ये लिखना था, ये लिखना था। टॉपिक भी बता दिया, क्वेश्चन और उसका आंसर भी बता दिया। फिर मैंने कहा भाई अब ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, इसका आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं ना, हाँ जी कर लिए। मैंने कहा मुझे लिख के दिखाओ। सब कुछ बताने के बाद बच्चों से कहा जी ये 10 नंबर का सवाल, इसका जवाब लिखो। और 10 नंबर का सवाल लिखने के लिए जिसका आंसर इनको पता है, मैंने दे भी 20 मिनट दिए, 20 मिनट है, लिखो जितना लिख सकते लिखो, लेकिन आंसर के मुताबिक जो समझाया गया उसके मुताबिक लिखो। अब मसला क्या था, याद तो कुछ किया नहीं था, सारी चीजें समझी हुई थी, समझी सब है, सवाल को या तो पूछ लो, नहीं जी सवाल कोई नहीं है, हाँ पता लग रहा है क्या प्रॉब्लम है, हाँ जी पता है, हल पता है, हाँ जी पता है, लिख के दिखाओ। जनाब सारे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। फिर मैं सैंपल 5-7 बच्चों के, आपके साथ भी ये सलूक मैं करूंगा, 5-7 बच्चों के मैंने सैंपल आंसर उठाए। मैं बोर्ड पे से खड़ा हो जाता था डाइस पे और मैं पढ़ता जाता था। मैंने कहा बेटा आपने मुझे बताना है 10 में से कितने नंबर मिलने हैं। अब स्टूडेंट्स की मार्किंग मैं सिर्फ पढ़ता था बगैर नाम के, ताकि इज्जत रह जाए लोगों की, पर्दा रह जाए। स्टूडेंट की मार्किंग होती थी 10 में से 1 नंबर, 10 में से 1.5 नंबर, 10 में से 2 नंबर। अगर मैं 10 बच्चों के पर्चे उठाता था ना तो 10 में से 1 या 2 पासिंग मार्क्स ले पाते थे, बाकी 1, 10 में से 1, 10 में से 2, 10 में से 2.5। ये स्टूडेंट्स कहते थे सर इससे ज़्यादा नंबर नहीं बनते जिस तरह लिखा हुआ है। दिस इज द बिगेस्ट इशू, यू डोंट नो हाउ टू राइट, सोच के कैसे लिखना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सीए में अच्छा करना चाहते हो तो यू मस्ट
वर्क ऑन दिस एरिया। सोच के लिखने की प्रैक्टिस जितनी कर सको करो। रट्टा मार के लिखने की सारी ज़िंदगी 12, 14, 15 साल यही करते आए हैं, उसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है। वो स्किल हमारी बड़ी है, जब होगी लगा लेंगे, लेकिन सोच के लिखने की प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। उसमें यू कैन राइट ऑन एनीथिंग। मेरे हिसाब से आप दिन में कोई एक सफ़ा लिखने की आदत डालो ना, किसी भी एरिया पे, कोई फेवरेट एरिया। आपका फेवरेट एरिया इकोनॉमिक्स है, आपने किसी कोई इकोनॉमिक्स के बारे में खबर पढ़ी, इस पर लिख लो। आपका फेवरेट एरिया स्पोर्ट्स है, आपने किसी अपने की अच्छे फेवरेट प्लेयर की स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस पर देखी, टीवी देखी, उस पर कहानी लिख लो थोड़ी सी। आपने मौसम देखा, अच्छा है, मौसम के ऊपर लिख लो बैठ के। आपने सफ़र किया, जर्नी की, उसके ऊपर लिख लो बैठ के 1 घंटे के, मतलब एक सफ़ा, रोज़ का एक सफ़ा लिखने की आदत डालो। आप 15-20 दिन, महीना या आदत डालोगे, करते रहोगे, तो आपको खुद ब खुद आदत पड़ जाएगी सोच के लिखने की। और ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है। तो एनीवेज, हमने थ्योरी जब पढ़ेंगे, हम मॉडल्स भी पढ़ेंगे, मॉडल्स की बेस पे सिंपल क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, बट दैट इज़ वेरी सिंपल, में इशू में नहीं है। मेन चैलेंज हमारा रहने वाला है जो अप्लाइड क्वेश्चन, उनको कैसे हमने टैकल करना है, और ये जो टर्म्स हैं इनको लेके क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे थ्योरी में मैंने एक रूल आपके लिए लिखा है, बड़ा स्ट्रिक्टली इन्वेस्ट टाइम इन आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एलोकेटेड, नो मोर नो लेस। 1.8 मिनट पर मार्क का असूल होता है, उसके मुताबिक टाइम लगाना है थ्योरी के एग्जाम में। अगर आप इसके मुताबिक चलोगे तो ही आप बेस्ट स्कोर करते हो। लेंथी पेपर वाली कहानी कभी नहीं सुनानी किसी को, कि पेपर लेंथी था। ये दिस शोज कि आपने लाइक हो, आपने पेपर मैनेज ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मैनेज किया आपने, इसलिए आपको लेंथी लगा। सो हमने स्ट्रिक्टली 1.8 मिनट पर मार्क के हिसाब से चलना है और पेपर को कंप्लीट करना है। तो ये मैनेजरियल में हमने मॉडल पढ़ना, उनके कॉन्सेप्ट लेना और समझ के लिखना, अप्लाइड राइटिंग इसकी प्रैक्टिस है, और कुछ चीज़ें जिनको हमें ख्याल रखना है, इन टर्म्स को समझना है, और टाइम मैनेजमेंट क्रिटिकल है। ये 3-4 चीज़ों का आप ख्याल रख लेंगे तो मैनेजरियल पोर्शन में आपकी परफॉर्मेंस इस सब्जेक्ट में, एमएफए में, एक आसान सब्जेक्ट है, इंशाअल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। वैसे तो हमने फाइनेंशियल में ही तकरीबन, वो भी बड़ा हल्का हमारा सिलेबस है मेरे हिसाब से, सिवाय एक का चैप्टर जो थोड़ा टेक्निकल है। तकरीबन ऑन एवरेज बच्चा, मुझे लगता है अगर 65 नंबर का पेपर है तो 65 में से कुछ 40 नंबर तो उसी में ले लेते हैं। ऑन एवरेज बच्चा इतना स्कोर वहाँ पे ले लेता है, 65 में से 40। मैनेजरियल में 35 नंबर हैं, 35 में से 15-18 आ जाएँ तो आराम से 55-60 पे आप पास हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं होती पास होने में आपको इंशाअल्लाह। लेकिन हमें दोनों एरियाज में अपने अपने तौर पे पूरा जोर लगाना है और इसको लेकर चलना है इंशाअल्लाह। यार ये बाहर देखना, बाहर शोर क्यों मच गया इतना एकदम ज़्यादा? अच्छा जी, एनी क्वेश्चन यहाँ तक जो हमारी बातें हुई अभी तक? मैंने सिर्फ आपको सब्जेक्ट का कुछ स्ट्रक्चर बताया, हमारे सब्जेक्ट का में हमने पढ़ना क्या क्या है, पेपर का स्ट्रक्चर बताया, पेपर में किस किस तरह चीज़ें टेस्ट होती हैं, और थोड़ी सी बात हमने मैनेजरियल के रेफरेंस से स्टडी हम कैसे करेंगे, जब करेंगे, जैसे मैंने कहा कि पहले हम एक चैप्टर पढ़ना चाहेंगे फाइनेंशियल का, उसके बाद फिर हम साथ साथ मैनेजरियल के एरिया को ब्लेंड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि फाइनेंशियल के चैप्टर में सिलेबस हमारा ज़्यादा है, अराउंड 65% तक हमारा सिलेबस चला जाता है। मैनेजरियल का पोर्शन हमारा कम है, तो अकॉर्डिंगली हमें शुरू में ज़रा फाइनेंशियल के पोर्शन का एक जो बड़ा चैप्टर उसको कवर कर लें, फिर हम मैनेजरियल के साथ ब्लेंड करके साइड बाय साइड दोनों को लेकर चलते चलेंगे इंशाअल्लाह, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई सवाल यहाँ तक? मैनेजरियल में डूज एंड डोंट्स पे हमने बात कर ली, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ओवरऑल इसका स्कोप क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस पर हमारी बात होगी है। लेकिन बाकी बातें इंशाअल्लाह जब पढ़ाई पे आएंगे तब इंशाअल्लाह हम करेंगे। हम डिटेल स्टडी अब शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल की, तो उसके लिहाज से ये फाइनेंशियल का हमारा एनालिसिस है। फाइनेंशियल में हमारे पास ये जनाब 6 टॉपिक्स हैं, पहले 7 होते थे, लेकिन ये कुछ 2-3 अटैम्प्ट पहले ये 7वां चैप्टर निकल गया, तब हमारे पास ये 6 चैप्टर होते हैं जी फाइनेंशियल एनालिसिस के। इंडिविजुअली टॉपिक्स को जैसे जैसे हम जाएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे, अभी हर एक को तारुफ कराने का कोई बहुत ख़ास को फ़ायदा है नहीं। मैं सिर्फ आपको फाइनेंशियल
इस सब्जेक्ट में फाइनेंशियल एनालिसिस में हम सीखते क्या हैं ओवरऑल, मैं वो बता देता हूं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, फाइनेंशियल एनालिसिस में हम फाइनेंस मैनेज करना सीखते हैं। फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंस के ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और फाइनेंस को रेज करने के डिसीजन, पैसा कहां से लाना है और कहां इन्वेस्ट करना है। ये 4 चैप्टर तो इसी पे हैं। पैसा लाना कहां से है? लोन से लाना है, इक्विटी से लाना है। लोन से लाना है तो कौन से, शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म से, वो बातें डिस्कस होनी है यहां पे। और पैसा इन्वेस्ट कहां करना है, कौन से कारोबार में पैसा लगाना बेहतर है, स्टॉक में पैसा लगाना कब बेहतर है, डेटर्स में पैसा लगाना कब बेहतर है। पहले 4 चैप्टर तो हमारे उसी पे ही हैं। और आप समझिए कि तकरीबन हमारा फाइनेंस का 70% सिलेबस इसी बात पे डिस्कशन में गुजर जाना है कि पैसा रेज कहाँ से करना है और पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। और ये 2 हमारे एरियाज, एक ये बजटिंग है, बजटिंग से तारुफ आपका कहीं ना कहीं कैप 3 में थोड़ा थोड़ा हुआ हुआ है। ये उसका कंप्रीहेंसिव अप्लाइड नॉलेज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एक इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क से मुराद है कि वो फैक्टर्स जिनकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हासिल ना कर पाएं। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि हम एक सर्टेन लेवल ऑफ ईपीएस हासिल करना चाहते हैं, ठीक है जी। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हम अपने प्रॉफिट्स को हाई लेवल पे मेंटेन करना चाहते हैं। रिस्क क्या है भाई? कारोबार में ऊंच नीच आती रहती है जिसकी वजह से हम अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स बाद का हासिल नहीं कर पाते। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ऐसे रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए कि हम अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाए। फॉर एग्जांपल रिस्क क्या आएंगे? आप एक्सपोर्ट करते हो अमेरिका, तो आपकी प्रोसीड्स किस करेंसी में आएंगी? डॉलर में। नॉर्मली प्रोसीड्स कस्टमर की करेंसी में आती हैं। आप एक्सपोर्ट करते हो अमेरिका, आपको डॉलर में प्रोसीड आनी है। अब डॉलर का रेट कभी फिक्स रहता है? आपने $1 की $1 लाख की इनवाइस की कस्टमर को, और $1 लाख आपके आने हैं 3 महीने बाद। होता है ना ऐसा, उधार पे चीजें बेचते हो, 3 महीने बाद आने हैं। अब 3 महीने बाद $1 लाख का रेट क्या होगा आपको पता है आज? दिस इज फाइनेंशियल रिस्क। कभी एक्सचेंज रेट बदल जाता है, तो 3 महीने में एक्सचेंज रेट कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, हमें क्या पता। उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स बदल जाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट बदलेगा, प्रॉफिट बदलेगा। दिस इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। हाउ टू मैनेज दिस रिस्क, दिस इज वन एग्जाम्पल। देयर आर मेनी अदर रिस्क जिस पे हम बात करेंगे, और हाउ टू मैनेज दोज रिस्क वो इस एरिया में हमने कवर करना है। तो ये भी बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजंस ही हैं कि हम फाइनेंशियल अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको जो रिस्क हम फेस कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करें। तो इन एनीवेज फाइनेंशियल एनालिसिस में 6 चैप्टर्स, और ये इन 6 चैप्टर का एनालिसिस हमारे सामने है जनाब अटेम्प्ट वाइज। इसमें जो चीज़ आप नोट, मैं चले समरी आपको यहाँ से बताता हूँ, बाकी मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। एग्जामिनेशन का एनालिसिस हमें बताता है कि हमें एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आना है। ये पास्ट पेपर का एनालिसिस हमें बताता है। हमें टोटल आपको पता है 4 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आते हैं फाइनेंस के एरिया से। ये 3 तो कंफर्म है, 1, 2 और 3, ठीक है जी। ये 3 क्वेश्चन तो हमारे कंफर्म है, जो हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर देता ही देता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जनाब, मॉडल पेपर से शुरू हो जाओ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये तो आने ही आने हैं जी, इनमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। ये 3 क्वेश्चन तो आपको पक्के पक्के एग्जामिनर देता आ रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इनमें। मार्क्स कहीं कम हैं कहीं ज़्यादा हैं, बट मस्ट हैं। चौथे क्वेश्चन के बारे में एग्जामिनर ने तकरीबन एक पैटर्न अपनाया हुआ था, जिससे वह हट गया ऑल्दो रिसेंटली। वो पैटर्न क्या था कि भाई कभी दे दिया, एक दफ़ा दिया यहाँ से, एक दफ़ा दिया यहाँ से,
एक दफ़ा दिया यहाँ से, एक दफ़ा दिया यहाँ से, सॉरी यहाँ पे दोनों दफ़ा दोनों से दे दिया उसने। चल यहाँ से पैटर्न बदल गया, जिस माय मिस्टेक, मैं थोड़ा सा इसको गड़बड़ कर गया। अच्छा जी, मैं पैटर्न थोड़ा दोबारा से शुरू करता हूँ कहानी। मॉडल पेपर को हम छोड़ देते हैं, हम शुरू करते हैं यहाँ से। एक था एग्जामिनर ने दिया इधर से, अगली था उसने दिया इस चैप्टर से, फिर दिया इस चैप्टर से, फिर दिया इस चैप्टर से, और इसके बाद अगेन दिया उसने। यार ये मैं एमसीक्यू को टिक कर गया। अच्छा, यहाँ से उसने पैटर्न बदल दिया भाई। ये 3 क्वेश्चन लॉक हैं, 1 2 3। एक और चीज लॉक है कि इस चैप्टर से उसने लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ मॉडल पेपर में दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया इसके अलावा। ये चीज भी लॉक समझो कि भाई मॉडल पेपर के अलावा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्या हो गया इसको? सो 3 क्वेश्चन चैप्टर कंफर्म है, 1 2 3, यहां से मस्ट क्वेश्चन आने हैं। ये तकरीबन कंफर्म है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। और हिस्टोरिकली एग्जामिनर इन 2 चैप्टर को मिक्स करता था, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, लेकिन पिछली 3 अटेम्प्टों से इसने इसको भी तकरीबन छोड़ा हुआ है। 1 2 3 लगातार इधर से क्वेश्चन देता जा रहा है। तो इसका मतलब हम 3 क्वेश्चन के बारे में 99% श्योर है कहां से आने हैं। चौथे क्वेश्चन के बारे में मेरे हिसाब से इसको स्टिल 50-50 रखना चाहिए। आल्दो एग्जामिनर ने पिछले 3 अटेम्प्ट से इसको नहीं छेड़ा, बट मैं इसको स्टिल 50-50 कहूँगा कि यहाँ से भी सवाल एक अच्छा बन सकता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ से उसने एक दफ़ा ये 4 नंबर का सवाल हमें दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा सवाल तकरीबन ना होने के बराबर है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड परसिस्टेंट है कि भाई ये चैप्टर एमसीक्यू में ही आएगा, लेकिन ये चैप्टर जो है ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, लेकिन इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि माजी में हमें लॉन्ग क्वेश्चन इस एरिया पे आते रहे हैं। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, हमें इस पे प्रिपेयर्ड रहना है। ये कहानी यहाँ से शुरू हुई है जी, इधर से कहानी शुरू हुई है। 10 12 जिगजैग आप यहाँ से देख सकते हैं इसका ट्रेंड। क्या हो गया इसको? जिगजैग ट्रेंड यहां से चल रहा था, जिसको एग्जामिनर ने डिसकंटिन्यू कर दिया। आगे चल के पिछले 3 टाइम से इसने इसको डिसकंटिन्यू किया। अच्छा जी, फाइनेंशियल एनालिसिस में फिर बात हुई कि जी आ जाके चैप्टर 6 है, 6 में से 3 पे लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 पे एमसीक्यूज हैं सिर्फ, और इसके अलावा हम इन 2 में से किसी एक पे लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। इन शॉर्ट प्रिपेयर सारे के सारे चैप्टर करने हैं, क्योंकि जिससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, एमसीक्यू तो उससे भी आ रहे हैं। एमसीक्यू तो आप देख रहे हैं 3 चैप्टर से आए हैं, 2 चैप्टर से आए हैं, 3 चैप्टर से आए हैं, 1 2 चैप्टर से, एंड सो ऑन। एमसीक्यू बदल बदल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए उससे एमसीक्यू नहीं आएगा। जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आया है उससे भी आपको एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं। जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से भी आपको एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं। सो एमसीक्यूज के लिहाज से एग्जामिनर के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से उसने फिक्स पैटर्न फॉलो किया हुआ है, जो मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया। हम कोशिश करेंगे इसी पैटर्न के मुताबिक इसको देख के इसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। और जैसे मैंने कहा, ओवरऑल दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू इंशाअल्लाह बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर एंड पास। अच्छा जी, रिसोर्सेज की बात करें, फाइनेंस के पोर्शन को चूँकि मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, उस पर तो मेरे नोट्स फुली डेवलप्ड हैं। आल्दो अभी इसका नया एडिशन मार्केट में आया नहीं, आपको मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। जब तक ये एडिशन नहीं आता तब तक इसका मैं जो पहला चैप्टर है उसके नोट्स में आपसे शेयर कर लूँगा, बुक का एक्सट्रैक्ट।
तो आपका काम ये हफ्ता गुजर जाएगा, बाय द नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह आपको किताब मिल जाएगी। तो फाइनेंस के पोर्शन की तो किताब हमारे पास अवेलेबल है। मैनेजरियल के पोर्शन के लिए हम ICAP की बुक को फॉलो करेंगे। मैं एज एन व्हेन जैसे जैसे चलेंगे जो मेरी स्लाइड्स या नोट्स डेवलप होंगे मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, लेकिन प्राइमरली आपका फोकस इसमें ICAP की किताब के ऊपर रहेगा। ICAP की किताब से ये जो चैप्टर्स हैं इनके आप प्रिंट आउट बुक शॉप अवेलेबल है, वहाँ से आप ले लेंगे। तो ये वहाँ से आप, लेकिन खैर अभी हम इस पर बात शुरू नहीं करने लगे, जब शुरू करेंगे तब इसको देख लेंगे। फिलहाल हमारी बात इस पोर्शन से फाइनेंस से शुरू होने लगी है, और फाइनेंस के लिए नोट्स आपको जैसे मैंने कहा फिलहाल मैं आपको शेयर कर लूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बन जाएगा आज। आई होप इट शुड बी एक्टिव, अगर अभी तक नहीं हुआ। हो गया अभी तक एक्टिव? हो गया। तो इंशाअल्लाह उस ग्रुप में मैं आज ही ये नोट्स आपसे शेयर कर लूँगा, और मैनेजरियल के बाद फिर हम जैसे शुरू करेंगे मैनेजरियल उसमें हम करते चलेंगे। अच्छा जी, बाकी थोड़ी सी बातें कि हमने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और मैनेजरियल के रेफरेंस से इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को कैसे हैंडल करना है, उस पर इंशाल्लाह कल से हम बात करेंगे। मुझे बताया गया कि हमारा टाइम 8:15 से 9:15 है क्लास का, ठीक है जी। ये थोड़ा सा टाइम में रिवीजन आई है, 8:15 से 9:15 हमारी क्लास का टाइम किया गया है। तो कल हम इंशाल्लाह बात शुरू करेंगे इस सब्जेक्ट के रेफरेंसेज, न्यूमेरिकल के रेफरेंस है डूज एंड डोंट्स। मैंने आपको अभी थ्योरी के डूज एंड डोंट्स बताया, उसमें चैलेंजेस बताएं। न्यूमेरिकल में डूज एंड डोंट्स क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इस पे इंशाअल्लाह हम कल बात करेंगे। और कल ही मुझे लगता है कि हमारी पढ़ाई भी पहले चैप्टर से शुरू होगी। हमारी पढ़ाई का सीक्वेंस भी बाय द वे यही होगा, नहीं ये नहीं होगा, सिर्फ एक चेंज आएगा इसमें। वो क्या है कि हम पढ़ने में इसको 5 पे पढ़ेंगे, इसको 6 पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टडी सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। हम इस सीक्वेंस में ये चैप्टर इंशाल्लाह पढ़े होंगे। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहला चैप्टर करने के बाद हम साथ मैनेजरियल के भी पोर्शन को इन्वॉल्व कर लेंगे। मे भी फिर हम आगे चल के हफ्ते में 2 दिन मैनेजरियल को पोर्शन को दिया करेंगे, 4 दिन इस पोर्शन को दिया करेंगे, या देख लिया करेंगे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से कैसे में ज़रूरत है। लेकिन जैसे मैंने कहा एक दफ़ा हमने ये चैप्टर कर लिया, फिर मैनेजरियल के साथ भी हमारे दिन शेयर होने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे तो कल हम डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।